नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं अटल सेतु विकास हेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की, जिसका उद्घाटन हो गया है और अब इस पर आवाजाही शुरू हो गई है। तो पहले आपको बताते हैं पुल की खासियत, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये पुल खोलेगा नए दरवाजे। एक जो दूसरा नाम जिससे लोग अभी तक जान रहे थे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लेकिन अब इसको नाम मिल गया अटल सेतु का। 21.8 किलोमीटर 22 किलोमीटर के लगभग लंबाई है, जिसमें से बड़ा हिस्सा करीब 17-18 किलोमीटर का समुद्र के ऊपर है। 6 लेन का ये पुल है, तो खासा चौड़ा 27 मीटर के लगभग इसकी चौड़ाई है। कनेक्टिविटी इसकी होगी साउथ मुंबई से शिवड़ी से नवी मुंबई। मतलब ये जो एक घूम के जाने वाला सफ़र था 1.5 घंटे का, वो अब सिर्फ 20 मिनट में कवर हो पाएगा, ये 22 किलोमीटर का फासला, क्योंकि अधिकतम स्पीड जो इस पर रखी गई है वो 100 किलोमीटर की रखी गई है। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से भी आप चलते हैं तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर आप चलते हैं। अनुमानित ट्रैफिक एक अभी हिसाब किताब जो लगाया गया है कि 70,000 जो है व्हीकल्स इस पे जाएंगे, हालांकि एक सीमित संख्या है ये। और अनुमानित आय इससे रख के जो लगाई गई है कि 1.25 करोड़ रुपया प्रतिदिन आएगा एक्सचेकर में, सरकारी खजाने में। इसका निर्माण किया है L&T और टाटा प्रोजेक्ट्स ने। तो ये है और लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए। 17,840 मतलब लगभग 19,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। खास बातें क्या है ये देख लीजिए। देश का सबसे बड़ा पुल है, सिर्फ समुद्र पर की बात नहीं हो रही है। तमाम पुलों को आप अगर देखेंगे तो इस पे टोल जो है वो चलते चलते कट जाएगा, आपको रुक कर टोल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा 100 वर्ष तक ये पुल चलेगा। इसके लिए 100 वर्ष तक चले, इसके लिए इसको पूरी तरह स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। भूकंप भी अगर आएगा तो ये झटके झेल जाएगा, बड़ी बात है। और पुल के किनारे किनारे साउंड बैरियर लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेमिंगो वाला एरिया है, समुद्री जीवों वाला एरिया है, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए जो लाइटें होंगी पुल पर और जो साउंड पैदा होगा पुल पर ट्रैफिक से या दूसरे कारणों से, उनसे उनको डिस्टर्बेंस ना हो, तो इन दोनों को काटने की व्यवस्था वहाँ की गई है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर की कोई एंट्री नहीं है। इस तरीके की जो डेडिकेटेड फास्ट लेन्स बनती हैं उसमें ये प्रिकॉशन रखा जाता है। तो ये है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाइट फ्रैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे गुलाम जिया साहब, और साथ ही हमारे सहयोगी और CNBC आवाज़ के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट भी हमारे साथ हैं। रोज़ कंज्यूमर अड्डा आपके साथ करते हैं, आज विपिन जी मेहमान बनकर आए हैं। तो बताइए विपिन जी, आपको क्या लग रहा है ये? हालांकि इसके साथ साथ 8 और प्रोजेक्ट्स, 8 और योजनाओं की शुरुआत हुई है, उनमें से 4-5 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजनाएं हैं। तो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बदलेगा। आप तो काफ़ी दिन से हैं मुंबई में, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये कहूँगा, और गुलाम साहब भी हैं यहाँ पर साथ में कार्यक्रम में, कि जब से मैंने CNBC आवाज़ पर रियल एस्टेट करना शुरू किया तो तकरीबन 15-16 साल तो उस चीज़ को हो गए। तो तब से ये दावा शिवा सीलिंग की बातें होती थी कि एक सीलिंग के जो बनेगा, एक सीलिंग के जो बनेगा, तो फाइनली ये बन गया है। तो सबसे पहले तो ये खुशी है, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसा आपने अभी सब बताया कितनी डिटेलिंग में उसको। तो ये होने से नो डाउट 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो कनेक्टिविटी का, आपने कहा 2 घंटे का सफ़र 20 मिनट में, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मुंबई के साथ एक बड़ी दिक्कत है, ख़ासतौर पर साउथ बॉम्बे के साथ, जहाँ से इसकी कनेक्टिविटी शुरू होती है, अगर हम इस तरफ से पकड़ें कि वहाँ पर लैंड नहीं, वो सी लॉक्ड एरिया है, और वहाँ पर एक ऐसे लैंड पार्सल से जोड़ देगा जो जहाँ पर लैंड ही लैंड है। तकरीबन यहाँ की कीमतों के मुताबिक 1/10 से 1/10 होगी वहाँ की कीमतें। तो एक ज़रिया मिलेगा लोगों को कि वो एक ऐसे हिस्से में रहते हुए भी, जो दूर है, सस्ता है, लेकिन एक ऐसे हिस्से में जा पाएंगे सिर्फ 20 मिनट में, जहाँ पर आप रहने का शायद नहीं सोच सकते हो, इतना महंगा इलाका है। तो ये एक है। और तीसरी चीज़ जो मैं पढ़ रहा था वो ये है, जो आज की तारीख में बड़ी प्रासंगिक है, कि इससे साल भर में करीब 1 लाख करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। तो आप समझिए कि उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता होगा उसका कितना होगा फर्क पड़ेगा, और जो ईंधन बचेगा वो भी एक तरह की बचत है। तो ये 2-3 बहुत बड़े पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है जिनका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रोड है साउथ मुंबई से ओरिजिनेट हो रहा है
और ये जहाँ पर नवी मुंबई में जिस इलाके में लैंड कर रहा है एकदम बीच में है। उसकी दाईं तरफ आप जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, नवा सेवा है, और जो पूरा कोंकण का इलाका है उसकी कनेक्टिविटी वहाँ से बनती है। जब आप पुणे जाते हैं तो पुणे का जो हाईवे है वो आप डायरेक्टली इससे फेच कर पाएंगे। और नवी मुंबई का जो इंडस्ट्रियल एरिया और जो तमाम जो एक तीसरी मुंबई बनाने की बात जो चल रही है उन सब के बीच में जाकर लैंड हो रहा है। तो गुलाम जिया साहब को लाते हैं बातचीत में। जिया साहब, ये बताइए कि जो विपिन जी कह रहे हैं कि एक नया लैंड पार्सल खुल जाएगा, खास करके जो लोग साउथ मुंबई में काम करते हैं या रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं, तो क्या किस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ आप देख रहे हैं? क्या वो प्रीमियम क्लास की रिहाइश वहाँ ज़्यादा विकसित होगी, मिडिल क्लास की होगी, कैसी होगी? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसा विपिन जी ने बताया कि तकरीबन 15 साल हो चुके हैं मुझे भी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स, एक तो ट्रांस हार्बर लिंक है और दूसरा जो शायद अगले साल भर तक हमारी पहुंच में आ जाएगा वो एयरपोर्ट है। तो ये दो प्रोजेक्ट बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी हम बात कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट तो तैयार हुआ, दूसरे का इंतजार शायद कम होता चला जा रहा है। कुछ वक्तों में एयरपोर्ट भी तैयार हो जाएगा। इसकी जितनी भी मैं कहना चाहूंगा कि इसका फायदा रियल एस्टेट को बहुत हुआ है। पिछले तकरीबन 10 से 15 साल में ऐसे ऐसे नए लोकेशंस खुले हैं और उन सब में रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत हुआ है और इवन प्राइजेस बहुत ऊपर गए हैं। तो उमूमन जब रियल एस्टेट की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि दाम, कीमतें बढ़ेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज को सही तरह से समझना जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, जैसा वंस अगेन विपिन जी जिक्र कर रहे थे इस बात का, कि एक बहुत बड़े लैंड मास से आप कनेक्ट होने जा रहे हो। तो वो जो करंटली हम लैंडलॉक सिचुएशन से बिल्कुल बहुत बड़ा मेन लैंड से हम कनेक्ट हो रहे हैं, उससे बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाएगी, जिसके कारण सिंपल इकोनॉमिक्स कहती है कि दाम का ऊपर जाना मुश्किल है। तो ये एक चीज है जो अफोर्डेबिलिटी को मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट के सामने ले आ सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं आगे चल के जहां पर ऑलरेडी काफी उल्वे, तुर्भे जैसे लोकेशंस में अफोर्डेबल हाउसिंग का काम पिछले कई वर्षों से लगातार शुरू है। लेकिन इसके साथ जो एक दूसरा मसला है जिस पर गौर करना बहुत आवश्यक है, वो ये कि नवी मुंबई में, चाहे अगर आप जो एग्जिस्टिंग नवी मुंबई कह लें उसका जिक्र करें, या जो मुंबई 3.0 की बात हो रही है, तीसरी मुंबई की बात हो रही है, ये दोनों में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा मसला है, वो है अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन का। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हम जिसे कहते हैं, वो वाशी में या नवी मुंबई में पनवेल तक आज भी इतना रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है। जो एक वाहिद हार्बर लाइन ट्रेन चल रही है और उसमें एक्सटेंशन हुआ है, नया एक्सटेंशन भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई की लाइफ लाइन हम सब जानते हैं, यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं। जिस दिन लोकल ट्रेनें बंद होती हैं, मुंबई का सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। यही चीज नवी मुंबई में बनाना बहुत आवश्यक है। नवी मुंबई को आज तकरीबन अंदाजन 50 साल हो चले हैं, लेकिन आज भी वहां का जो लोअर मोस्ट डेटा है, एंड मान लें ये तकरीबन आधे से ज्यादा आपका तबका जो है वो लोअर हाउसिंग या लोअर ट्रांजिट चाहता है, उस पर अब भी गौर नहीं। अगर आप देख लें, ट्रांस हार्बर लिंक के 250 रुपए का जो वाहिद आपका एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का जो 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 टोल है, वो इसे अफोर्डेबल लिंक में डेफिनेटली नहीं बनाता। और चूंकि स्कूटर, टू व्हीलर वगैरह भी अलाउड नहीं है, तो ये मान लें कि शुरुआत में कम से कम ये केवल सिर्फ अपर एंड ऑफ द सोसाइटी को केटर करेगा, और वहां पर मसला शुरू हो रहा है। आप वहां पहुंच तो जाओगे, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग वाशी, नवी मुंबई, पनवेल हो, या उसके आगे अगली मुंबई का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर जब तक के आप एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सबसे सबसे लोअर मोस्ट सेगमेंट के लिए अगर आप गौर करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करते हो, तो आपके लिए इसे अफोर्डेबल बनाना नामुमकिन है। बस वही होगा कि लोग, यही जैसा आपने जिक्र किया, चाहे वो अलीबाग हो या कोस्टल बेल्ट हो, जहां पर लोगों को अपने फार्म हाउस बनाने हैं, जहां पर लोगों को अपने सेकंड, थर्ड होम बनाने हैं, वो एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही महदूद तबका है जिनको इस इलाके का फायदा होगा और इस ट्रांस हार्बर लिंक का वो पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। वरना मासेस के लिए मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। जी जी।
तो हालांकि जो जिया साहब चर्चा कर रहे हैं उसमें एक पार्ट तो आज उसमें उसका कवर हुआ है। जो तलोजा और बेलापुर के बीच में मेट्रो लाइन बनी थी वो आज से शुरू हुई है और वो लाइन मुंबई तक आएगी, तो उस पर भी काम हो रहा है। दूसरा जो उरन की तरफ एक लोकल की लाइन बनी थी खारकोपर से उरन, वो भी आज खुली है, तो उस पर काम हो रहा है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कब तक है और जब तक है हमारी दृष्टि उससे ज़्यादा जा नहीं पाती है, लेकिन आप इसमें इस चीज़ को जोड़िए कि जैसे जो पोर्ट्स का एरिया है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट वहाँ डेवलप हो रहा है। ये रोड चूँकि पब्लिक के यूज़ की चीज़ है इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है और रेल नेटवर्क से भी उसको जोड़ा जा रहा है। सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश भर में रेलवे का जो 5 लाख करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए है कि सारे पोर्ट्स को, सारे स्टेशंस को जोड़ेंगे। 50,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बन रहा है, तो उसका एक पार्ट इस एरिया में भी है। तो जो डेवलपमेंट वहाँ हम देख रहे हैं रियल एस्टेट का मुंबई के नज़रिए से, एक दूसरा डेवलपमेंट वहाँ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके इससे भी होगा। तो मुझे लगता है कि मुंबई का एक नया विस्तार उस एरिया में करजत तक, मतलब मुंबई और पुणे के बीच में मुंबई से लगा हुआ एरिया 350-375 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे हैं कि एक टाउनशिप वहाँ बनेगी। आपकी कल्पना में, चूंकि आप लोगों ने बहुत दिन से देखा है कैसे कैसे आसपास में डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि आपने जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का नाम गिनाया, तो वो बात तो है कि उसका फ़ायदा उस इलाके को मिलेगा। लेकिन जब हम क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इस ट्रांस हार्बर लिंक पर, तो यहाँ पे जो पूरा फोकस है, और नवी मुंबई की स्थापना जैसे अभी गुलाम जिया साहब ने कहा 50 साल हो गए, तो हम अगर याद करें तो नवी मुंबई को बसाया ही इसलिए गया था ताकि ये जो आपका मेन मुंबई है जिसमें साउथ बॉम्बे है और उसके बाद एक सबर्ब्स हैं और उसके बाद अब तो एक्सटेंडेड सबर्ब्स भी हैं, इस पर से लोड कम हो। तो अगर आप इससे जोड़ के देखते हैं तो फिर अभी भी हम शायद वहीं खड़े हैं कि हम इसका कितना लोड कम कर पाएंगे। जो जिया साहब अभी एक बात कह रहे थे कि ये इतना बड़ा पुल बन गया जिसका हमें इंतज़ार था, लेकिन अभी इस पर जो ट्रैवल करने की कॉस्ट है वो इतनी है कि अभी शायद बहुत चुनिंदा लोग इस पर चल पाएंगे, मासेस नहीं चल पाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं वो बात वो हो रही है कि वो विकास होगा एक एरिया का, तो वो अपने आप में एक सेक्लूडेड एरिया का विकास होगा, तो वो तो तय है कि उधर होगा। लेकिन जब आप दोनों को जोड़ के देखते हैं और जिसके लिए इस पुल की परिकल्पना की गई थी कि यहाँ पर लैंड लॉक है, दिक्कत है, भाव बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग रह नहीं सकते, या फिर ये इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि वहीं पे घर, वहीं पे झुग्गियाँ, वहीं पे सारे लोग, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो आपको लैंड पार्सल्स एक्स्ट्रा मिल जाए। सो दोनों तरह से बातें हैं। मुंबई के हिसाब से देखें तो कितना फ़ायदा, और हाँ, उस इलाके का डेवलपमेंट इंडिविजुअली अपने आप में होगा तो वो वहाँ रहने वालों का, देखिए आपका नया एयरपोर्ट आने वाला है, ये पुल बन ही गया, आपने और परियोजनाओं का, रेल फ्रेट कॉरिडोर का और तमाम दूसरी चीज़ों का जिक्र किया, हाँ, तो वो सबसे उसको, और एक जो कैचमेंट एरिया है पूरा एयरपोर्ट का, उसके लिए अलग से विस्तार योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो वो सब है जिसका इंडिविजुअली नवी मुंबई को फायदा डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल। और लेकिन ये है जिया साहब, जो आपने भी चर्चा की और लोग भी कह रहे हैं, ये जो टोल वाली बात है, 275 रुपये एक तरफ का और 250 रुपये एक तरफ का, दोनों साइड से आप जाएं तो 375 रुपये, एक दिन का 600 रुपया, और अगर आप पूरे महीने का लेना चाहें तो 12,500 रुपये का पास आपका बनेगा। थोड़ा एग्जॉर्बिटेंट लग रहा है आपको, लॉजिकल लग रहा है? मतलब इसमें, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, इसमें हम और आप इतने ज्यादा इससे पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो जिस चीज का जिक्र विपिन जी ने, शायद आपने किया था, कि ओवरऑल जो पेट्रोल की सेविंग है, जो ईंधन की बचत है, वो ये 12,500 के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। और इंडिविजुअली मेरे लिए भी और देश के लिए भी, जब ईंधन की हम बचत कर रहे हैं, तो जब आप नेट इफेक्ट देखिएगा, 12,500 के सामने जितना हमारा उस रास्ते पर जब हम रोजाना चलेंगे, तो उसका जितना पेट्रोल सेविंग होगा या डीजल जो भी ईंधन में बचेगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये हम और आप तक सीमित है। अगर हम आप इसे बिल्कुल लोअर स्टेटा की बात कर लें, पहली चीज तो जब ये बिल जब इस ब्रिज की प्लानिंग शुरू हुई थी, तब इस पर मेट्रो का भी प्रावधान था, लेकिन दरमियान में शायद कॉस्ट कंसिडरेशन या मैं नहीं जानता बेहतर क्या वजह रही होगी, अब इस पर मेट्रो नहीं है। तो ये जो अगर मेट्रो बन जाता है, किसी प्रकार की कोई ट्रेन इसके साथ चल पड़ी होती,
तो ये मासेस के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब चूंकि वो नहीं है, वंस अगेन जिस चीज का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि ये हम और आप लोगों के लिए तो 12,000 शायद माहाना बहुत महत्व तो नहीं रखते, लेकिन जिनके लिए रखते हैं उनके लिए तो ये ब्रिज एज इट इज एक्सेसिबल नहीं है। जी, तो ये एक पॉइंट है। हालांकि अब जो जिसको गुलाम जिया साहब बता रहे हैं कि उसके लिए 12,000 या फ़ायदेमंद ही होगा, मतलब अगर ट्रैफिक और ये सब जोड़ लें आप। दूसरा एक और बात है कि जो कोस्टल रोड है जो अभी खुलने जा रहा है फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में, बांद्रा वर्ली सी लिंक से लेकर और मरीन ड्राइव तक का जो स्ट्रेच है वो खुल जाएगा, और फिर उसको वर्ली सी लिंक को कनेक्ट करने की बात है इस अटल सेतु से। तो इसके लिए लोग शायद बढ़ जाएंगे जो यहाँ जाना चाहेंगे उसके बाद, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो है। देखिए, अब अगर उस लिहाज से देखें तो वाकई मुंबई के लिए पिछले 4-5 साल बहुत बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के साल हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने मुंबई को कई तकरीबन 2 दशकों से तो देख रहे हैं। एक पुल बन गया, एक फ्लाईओवर बन गया, थोड़ा छोटा मोटा अपनी रफ्तार से, लेकिन एक साथ मेट्रो का इतना 7,500 किलोमीटर की लाइन का जाल बिछना, जो कि अक्रॉस मुंबई है, चाहे वो नवी मुंबई हो, चाहे ठाणे हो, चाहे मेन मुंबई हो, लाइन 3 भी आपकी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। नावा शिवा का लिंक हो गया, एक और एयरपोर्ट की बात हो गई, कोस्टल रोड बन रहा है, उसके अलावा कई और प्रोजेक्ट हैं जो उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं। तो एक साथ इतने प्रोजेक्ट शहर के अंदर चलना, और एक ऐसे शहर के अंदर चलना जो देश का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा है और इकोनॉमिकली उतना ही इंपॉर्टेंट भी, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको इग्नोर कर दें। तो एक आमूलचूल परिवर्तन का दौर है जिसमें से मुंबई गुजर रही है। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट अपनी जगह पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का रियल एस्टेट, यहाँ का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े तमाम चीजें, उन पर एक बड़ा पॉजिटिव सा इंपैक्ट आएगा। आई थिंक गुलाम जिया साहब इस पे ज्यादा थोड़ी रोशनी डालेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये सब हो जाएगा, क्योंकि इकट्ठा एक साथ आ गया है, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मुंबई के लिए होने जा रहा है। जी, तो मुंबई को असल में बूस्ट जो मिलने जा रहा है उसके मायने क्या हो सकते हैं। एक आशंका ये भी होती है विपिन जी, देखिए मुंबई बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शहर है, लेकिन गजब का महंगा शहर है और गजब का मुश्किल शहर भी है। लोग यहाँ वैसे भी रहते हैं, कहते हैं 60% मुंबई झुग्गियों में रहती है और बहुत ही कम इनकम में उनकी ज़िंदगी चलती है और वो भी मस्ती में रहते हैं। ये मुंबई स्पिरिट है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहाँ 12,500 रुपये महीने का टोल आपको देना पड़ सकता है और वैसी चीज़ बनकर तैयार हो रही है, तो क्या इस तरीके के डेवलपमेंट एक दिन मुंबई को आम हिंदुस्तानियों की पहुंच से बाहर कर देंगे? ये भी एक सवाल है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं अटल सेतु की, और विकास हेतु अटल सेतु हमने ये नाम दिया है ये समझने के लिए कि विकास की दशा दिशा क्या है, मतलब कहाँ जा रहे हैं। जिया साहब, देखिए साउथ मुंबई आप मलाबार हिल्स से शुरू करिए और ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए और सस्ता, मतलब प्राइसिंग जो है वो कम होती जाती है, खास करके रियल एस्टेट की और बाकी तमाम चीज़ों की भी। रिटेल भी वहाँ ज़्यादा महंगा है, बड़े ब्रांड्स वहाँ हैं, फिर उससे छोटे, इस तरीके से हम देखते हैं। और जो डेवलपमेंट हुआ SRA की भी जो बिल्डिंगें बनती हैं, तो फिर लोग जो है वो चले जाते हैं कल्याण, डोंबिवली, मीरा रोड, दहिसर या उधर पालघर तक, इधर नवी मुंबई, पनवेल तक। तो ये जो पुल बन रहा है और जो बात आपने कही कि कनेक्टिविटी का मसला है, उस पर वो लोग नहीं, सभी लोग नहीं जा पाएंगे, तो क्या मुंबई के विकास की यही दिशा है जो मैं अभी कह रहा था और यही कंटिन्यू करने वाली है? इसी तरीके से लोगों को भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि मुंबई से दूर का जो विकास होगा वो इस तरीके से होगा कि जो प्रीमियम लोग हैं और जो प्रीमियम चीज़ें हैं वो साउथ मुंबई और उससे लगे हुए इलाके में, और फिर दूर दूर आपको जाना होगा अगर आप थोड़ी अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है मनोज जी। इस बात के लिए मैं एक चीज का यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि लोकेशंस, जैसे आप डोंबिवली का नाम ले लें, डोंबिवली में तकरीबन नए शहर का एक पूरा पिछले चंद सालों में हमने उभरता हुआ देखा है कि जहां पर लग्जरी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आप अगर प्रीमियम या लग्जरी की बात करें तो ये शहर के तकरीबन हर हिस्से में आज बन रहे हैं। बस ये है कि आप जिस चीज का आपने जिक्र किया, वो एक स्नॉब वैल्यू है, वो एक लाइफस्टाइल में जिसे आप फ्लॉन्टिंग कहते हैं, आप जिसे
दर्शाना चाहते हो, अगर उस चीज का जिक्र है तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, साउथ मुंबई का जो पुराना चार्म है। दूसरी तरफ बांद्रा और जुहू में भी उसी किस्म का चार्म पिछले कुछ वक्तों में उभरता हुआ देखा गया है। लेकिन उसके अलावा सारे शहर में आज तकरीबन हर मकाम पर आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखते हैं। मकान के साथ साथ आपको बंगले और रो हाउसेस, जैसा मैंने बताया, डोंबिवली हो या गोरेगांव हो या इवन बोरीवली हो, ये सारे डेवलपमेंट और ये बेहतरीन डेवलपर्स हैं आज मार्केट में, जो प्रीमियम डेवलपर्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे ना हो तभी आप शहर से दूर जाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है हमारे जो हेडक्वार्टर्स लंदन में, हमारे जो ग्लोबल हेड हैं वो लंदन से काफी दूर मेट्रो में जाकर किसी दूर मकाम पे रहते हैं। तो ये चीज आज मुंबई में मुमकिन केवल इस वजह से होगी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप यहाँ से पनवेल या उड़न या किसी जगह पर भी अगले आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाओगे, आपका ट्रेवल टाइम श्रिंक होगा। तो मुंबई में एक छोटे से मकान में रहने के बदले आप थोड़ा दूर जाके एक बड़ा मकान बनाना पसंद करोगे और वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है जिया साहब, अब समय समाप्त हो रहा है, तो अच्छी चर्चा जो है वो कुछ ना कुछ सब। मैं इसमें एक लाइन की बस जोड़ना चाहता हूं और शायद जिया साहब भी इत्तेफाक रखेंगे कि जो आपने कहा ना कि ये सब इतने महंगे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो इससे अफोर्डेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, शायद जिया साहब भी वही समझाने की हमें कोशिश कर रहे थे। देखिए मुंबई महंगा क्यों है? मुंबई महंगा है अपने रियल एस्टेट की वजह से। घर महंगा, दुकान महंगी, दफ्तर महंगा, तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है। तो जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो दूर की चीजें भी, मतलब जो जुड़ता जाएगा वो अफोर्डेबल होता चला जाएगा। तो जब वो सब कुछ अगर अफोर्डेबल होगा तो शहर की अफोर्डेबिलिटी शायद बढ़ेगी। तब एक व्यक्ति सोचेगा या तो मैं शहर से, जैसा जिया साहब ने जिक्र किया कि 50 किलोमीटर दूर जाके भी रह लेता हूं बेहतर घर में, क्योंकि आने में मुझे 1 घंटा ही लगेगा। जी, तो आना जाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुंबई जैसे शहर में खास करके, और अब तो भारत के लगभग हर शहर में ये एक बड़ी कहानी है और उसमें एक बड़ा अध्याय आज शुरू हुआ है। हम देखते हैं कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु से क्या क्या बदलाव होते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जिया साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। विपिन जी थैंक यू। और कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।